जो क्या हाल चाल, सब ठीक है। चलो, ये दूसरा वीडियो है, उसमें का थोड़ा छूटा हुआ था, तो फटाफट इस 6 बजे से 5 बजे से उसका रिवीजन तुम लोग कर ही लिया होगा। इसका रिवीजन करना है। चलो आगे चलते हैं। कहाँ तक चले थे? सीधे पॉइंट पे, बिना बात लिखिए, बिना देरी किए सीधे पॉइंट पे चला जाए। अच्छी बातें हैं। चलिए, सारा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके पहले आप अगर नहीं देखे हो, पूरा वीडियो पहले वाला नहीं देखे हो, तो उसको देख लो। समय है, देख लो। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों वालों के लिए है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद से पढ़ते रहना। ओम का नियम है, फ्लेमिंग का नियम, वामहस्त नियम, दक्षिणास्त नियम, ध्वनि शिरामंत्र, जाइलम फ्लोएम मंत्र है। सब निकरण है, विभवांतर विभव, ये सब है। देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। चलिए, ओम का नियम है। अब हमने कहाँ से चालू किया था उसको थोड़ा देखते हैं। विद्युत चुंबक हो गया था, द्विक हो गया था, आर्मेचर भी हो गया था। चलिए चलिए चलिए, किधर गया? आइए 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 आइए। चलिए, इलेक्ट्रॉन पे ओम का नियम भी हो गया था, V बराबर IR। चलिए, मिश्र धातु बॉल का तंतुओं का निर्माण होता है, ये भी हो गया था शायद। द्विक परिवर्तन हो गया था। चलो, नेत्र गोलक जो होता है वो 2 पॉइंट संपूर्ण रिवीजन करते हैं। उसके बाद से जो है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अब सूर्य तथा अब 2 मिनट का समय लगता है। तारों के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दरों को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, इसे A द्वारा सूचित किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर 1775 से कितना 1836 में मृत्यु हो जाती है। नाम है फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। उसके बाद से विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, इसे V द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम से रखा गया। विभवांतर का माप एक यंत्र द्वारा किया जाता है, जिसे वोल्टीमीटर कहते हैं। ओम का नियम भी आप लोगों ने पढ़ लिया था, लिख लिया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। पीरो होता है। मिश्र धातुओं का उच्च शीघ्र ही उपचयन नहीं होता है। यह कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री में होता है। टोस्टर आदि समय वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण के द्वारा किया जाता है। विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग होता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। विद्युत का तापन उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन यानी गलनांक जो है 3380 डिग्री का उपयोग किया जाता है, जो गलनांक की एक प्रबल धातु है। अगला है, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतुओं की आयु में वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है कि फ्यूज क्या होता है। ऐसे कहता है बाबू, किसी ऐसे धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है ना, अनुचित गलनांक होता है। उदाहरण के एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया ना, आयरन हो गया, लेड हो गया इत्यादि। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा में उपयुक्त होने की दर को भी शक्ति कहा जाता है। शक्ति का ऐसा मात्रक किलो वाट होता है। वाट होता है शक्ति को छोटा, शक्ति वाट जो है शक्ति का छोटा को नहीं रहेगा, यहाँ पे कार रहेगा, छोटा मात्रक होता है। उसके बाद से ध्यान से देखोगे, 1 किलोवाट घंटा को सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। आई बराबर होता है क्यूट। यहाँ से एक फार्मूला है, ये बहुत ही आसान फार्मूला। Q बराबर IT। आई विद्युत धारा आवेश समय, मतलब आपको विद्युत धारा आवेश दे देगा और समय पूछेगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा ध्यान से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी विभवांतर है, तो बराबर किया गया कार्य V बराबर W/Q। V बराबर W/Q, तो W बराबर क्या होता है, WQ। मतलब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको विभवांतर और कार्य और आवेश का रिलेशन पूछे तो ये फार्मूला लगाइएगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। 1 वोल्ट में होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम, यानी कि 1 वोल्ट में 1 जूल प्रति कूलाम हो जाता है। अगला है, एकदम इसको तो हम बना ही दिए थे, इसको हम शायद बता ही दिए थे कि वैद्युत ये जो है, इसका ये सिंबल है, इसका ये सिंबल है, इसका ये सिंबल है, तार संधि क्या है, विद्युत बल्ब क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये हो गया था। संपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ये समझ लीजिएगा। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिर को उत्तरमुखी कहते हैं।
और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वालों को दक्षिणमुखी कहते हैं। चुंबकीय के सजाती हुई, एकदम आराम से पढ़ते रहिए फटाफट पढ़ते रहिए। संपूर्ण रिवीजन है बाबू, इसमें रोक टोक नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते रहिए। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि होता है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रख करके चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब चलते हैं मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग MRI, विद्युत मोटर के बारे में। देखो हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे ये कहा कि फटाफट रिवीजन करना चाहिए। विद्युत मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग ना, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र और ये क्या है माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। MRI का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इन सबों में MRI का उपयोग होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए हम ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, अभी 2 घंटा बाकी है, 8 बजे परीक्षा देने जाइएगा, तो ये बात है। इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, लंबवत प्रवेश करता है। एकदम मोबाइल चालू कर दीजिए अपना वाला, खाते रहिए तैयारी होते रहिए और इसको देखते रहिए, ठीक ना। चलिए अब इलेक्ट्रॉन पर ये देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पर एकदम आराम से देखिए। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या होता है, कैसे किधर होता है, कागज के भीतर की ओर जाता है ना, बाईं ओर दाईं ओर कागज के भीतर की ओर देखिएगा। इसका उत्तर ये होगा आपका कागज के भीतर की ओर, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है मानव शरीर के 2 मुख्य भाग ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय और मस्तिष्क। ध्यान से देखिएगा, इतना बढ़िया पॉइंट है सर। क्या कहता है कि मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिसमें चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय तथा मस्तिष्क। मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग MRI, जिसको फुल फॉर्म होता है MRI। विद्युत मोटर के बारे में फिर बात करते हैं, तो विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति होता है जिसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता हुआ विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ होता है, देखिएगा यही क्वेश्चन से बोल रहे थे, इसका संपूर्ण व्याख्या करना है, 5 अंक का पूछेगा। विद्युत मोटर का उपयोग जो है विद्युत पंखा में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है ना, मिश्र धातु में होता है, मशीनों, कंप्यूटरों, प्लेयरों, MP3 प्लेयर जो होते हैं उसमें होता है विद्युत मोटर का प्रयोग। द्विग परिवर्तन इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो फिर से पढ़ना होगा पढ़ लीजिए। चलिए आर्मेचर क्या होता है, इसको भी पढ़ लिए हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। वह नर्म कोड जिस पर की कुंडली लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इसको में क्या होती है, मोटर की शक्ति को वृद्धि मिलती है। अगला पॉइंट है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है अथवा किसी भी स्थिर चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में क्या होगा। इसका सर्वप्रथम सन 1863 में माइकल फैराडे ने दिया था। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको आराम से पढ़ेंगे क्योंकि गैल्वेनोमीटर पर एग्जाम पूछा जाएगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति क्या कहता है, सूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत शून्य है तो इसका संकेत क्या होगा, शून्य पर रहता है। फिर आगे लिखे हैं, यह अपने शून्य पर चिन्ह के या तो बाईं ओर रहता है अथवा दाईं ओर रहता है, विक्षेपित हो जाता है। बाईं ओर रहता है ना, तो दाईं ओर रहता है, या विक्षेपित धारा की दिशा पर निर्भर करता है। अच्छा विद्युतीय चुंबक प्रणाली ये नहीं पढ़ना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ना होगा तो। विद्युत और प्रतिवर्ती धारा, ऐसी विद्युत धारा जो समान कालांतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन करती है उसे क्या कहते हैं, AC कहते हैं। ये पढ़ना पड़ेगा, जितना ऑब्जेक्टिव है तो वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। विद्युत मोटर काटने की युक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती। दिष्ट धारा AC, प्रतिवर्ती धारा DC के बीच अंतर स्पष्ट करना है। देखो अंतर क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है। दिष्ट धारा तथा प्रतिवर्ती धारा के बीच अंतर क्या होता है, तो दिष्ट धारा सदैव हमेशा एक ही दिशा में होता है। दिष्ट धारा एक ही दिशा में होता है, जबकि प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, जबकि प्रतिवर्ती धारा एक निश्चित कालांतराल पर क्या होता है, उत्क्रमित करता रहती है, बदलते रहती है, उसको AC कहते हैं। अगला पॉइंट को छोड़ना नहीं है। लाल रंग, यदि लाल रंग को विद्युत में तार अथवा धनात्मक कहते हैं ना, वह तार जिस पर काला आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं।
उसको ललका को क्या कहते हैं? ललका को क्या कहते हैं? विद्युत विद्युत तार ना। चलो, करियक्का को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। अगला, सामान्य नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर। चलो, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब क्या होता है? ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है तो पढ़ना पड़ेगा सर। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? तो देखिएगा, जब हम नेत्र को किसी वस्तु की दूरी से बढ़ा देते हैं तो नेत्र प्रतिबिंब क्या होता है? बढ़ जाता है। नेत्र प्रतिबिंब क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। तारा काहे टिमटिमाता है बाबू? देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे पृथ्वी से अनंत दूरी पर स्थित, बहुत दूर पर स्थित है। ठीक है, बहुत दूर पर स्थित है, ये तो सही है ना, बहुत दूर पर स्थित है, बहुत दूरी पर है। उसके बाद से कहते होने के कारण, माने बहुत दूर होने के कारण तारे जो है, तारे से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले कई माध्यमों से होकर के गुजरती है। पृथ्वी से पहुंचने कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है उसको, तथा कुछ तरंग अवशोषित हो जाती है और इसलिए जो है तारे क्या होते हैं? टिमटिमाने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह काहे नहीं टिमटिमाते, ये पूछेगा 2 नंबर में। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता? ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है सर बाबू, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी को बहुत बहुत पास होते हैं, ये लिख लेना कि ग्रह जो होते हैं ना तारे की अपेक्षा क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? VVI क्वेश्चन है। सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज निकट होता है। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती है तो वर्ण विक्षेपण होता है। क्योंकि इस क्रम में लाल रंग सबसे ऊपर होता है, अतः लाल रंग जो है सबसे पहले दिखाई देता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय जो है जब सूरज भगवान आते हैं तो पूरब से फुट गई ललकी किरणियाँ न हो ना, तो ललकी किरणियाँ क्यों होता है? क्योंकि लाल सबसे ऊपर होता है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, किसी अंतरिक्ष यात्री को, एकदम सब आराम से पढ़ना है और एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, फटाफट रिवीजन है। आप 2K पे कर दीजिए, केवल ऑडियो सुन लीजिए, क्वेश्चंस को ध्यान में रख लीजिए। मतलब एक बात होना चाहिए कि कम से कम परीक्षा के दिन जो है एक नोटबुक अपना जो बनाए हो उसका तो रिवीजन, फुली रिवीजन मार ही देना चाहिए। ठीक है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वह प्रकाश प्रकीर्णन, वहाँ प्रकाश से प्रकीर्णन नहीं होता अंतरिक्ष में। और जब अंतरिक्ष में प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होगा तब जो है आकाश देखिएगा ना, अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तो काला दिखाई देगा। काला चंद्रमा से दिखाई देता है, लेकिन आकाश नीला अपेक्षा काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। चलिए, प्रकीर्णन है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय होता है क्योंकि यह हमें चारों ओर की रंग बिरंगी संसार को दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला है, दृष्टिपटल क्या होता है? अब दृष्टिपटल नेत्र की वह पटल जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल कहते हैं। स्वच्छ मंडल क्या होता है? पढ़ते हैं ध्यान से। स्वच्छ मंडल क्या होता है? स्वच्छ मंडल बाबू देखो ध्यान से, फटाफट पढ़ाओ। प्रकाश एक पतली झिल्ली द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को ही क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभरता है। नेत्र की अपेक्षा जो है क्या होता है? उसका गोलाकार आँख होता है और इसका व्यास जो है लगभग 2 पॉइंट कितना होता है? 3 सेंटीमीटर होता है। परितारिका क्या होता है? इसको पढ़ लीजिए। नेत्र के रंगीन भाग को परितारिका कहते हैं। परितारिका कर्निया के पीछे होता है। यह पुतली के क्या होते हैं? साइज को नियंत्रित करता है। नेत्र दान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? अगर क्वेश्चन आता है कि नेत्र दान अगर करना चाहता है कोई तो वह जो है किन किन बातों को ध्यान रखेगा? नेत्रदान करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान होना चाहिए। नेत्रदान करते समय किस किस बातों को ध्यान होना चाहिए? तो देखिएगा, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी आयु का हो, वर्ग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई भी लिंग का हो सकता है। नेत्रदान करना है तो किसी भी जाति का, किसी भी आयु का हो सकते हैं। चूंकि मृत्यु के बाद चूंकि मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटा के बीच भीतर नेत्र निकाल लिया जाना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु के बाद अगर 4 से 6 घंटा पहले उसके आँख को निकाल लिया जाए तो वो ठीक ठाक रहेगा।
इसे समीप के बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है कि इसे समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए कि आपको देना है कि नहीं देना है। अगला पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति जो हेपेटाइटिस बी या सी, एड्स ना, जल भीति जिसको रेबीज बोलते हैं, रेबीज, हैजा है, टिटनस है, टेटनस है, ना, तो ये बीमारी अगर होता है तो वो जो है नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि नेत्र निकालने में 10-15 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि नेत्र निकालने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 10 से 15 मिनट का समय लगता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। अगर आपका आंख बना हुआ है ना, आप मोतियाबिंद के शिकार भी हैं, तो ऑपरेशन करा भी चुके हो, तो वो भी नेत्र क्या कर सकता है, दान कर सकता है। जैसे ईंटा, मकान, आदमी, बालू, दीवार, ये क्या है, जैसे जी, चलो हटाओ उसको। प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर क्या होता है, पड़ता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है ना, तो प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित हो जाती है, और कुछ ऊर्जा क्या होती हैं, विकृत हो जाती हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं, जो अपने अंदर कुछ ऊर्जा को रख ले, बाकी सब कुछ छोड़ दे। अब प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा, प्रकाश का किरण पुंज हो गया। चलिए अब सारी पढ़ लीजिएगा। आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, ये तो पढ़ना ही है, आप लोग शॉर्टकट में पढ़िए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पढ़ना है। अभिलंब में ये क्या होता है, देखिएगा, ये होता है आपका ये, और ये इधर आ रहा है तो आपतन कोण, उधर जा रहा है तो परावर्तन कोण। आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। यह 90 डिग्री का मामला है। चलो अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछना है। अब कह रहा है कि का शून्य के बराबर होगा किसका, आर एल आर बार। इसको छोड़िए, आगे चलिए। अगला है प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अब प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लीजिए। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ये पूछता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं ना, उसे प्रतिबिंब हम कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों एक ही चीज है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का बिंदु स्रोत या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछता है किसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, पॉइंट को तो पढ़ना है। आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से टूटी फूटी रेखाओं से सजाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताइए। पढ़ते रहिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। एक में है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा होगा। अगला पॉइंट है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होगा, उल्टा होगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह या फिर प्रवर्तक पृष्ठीय गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण से भी प्रतिबिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का जो है दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसे भी पार्श्व। इसको नहीं पढ़ना है। अगला पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़िए। गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य कांच के एक टुकड़े को ना रजित करना, कलई करके पेंट करके बनाया जाता है, जो खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण का उपयोग जो होता है वो क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कांच के भीतरी परत को रजित कर दिया जाता है ना, तो उससे जो प्राप्त होता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में ये क्वेश्चन पूछेगा, उत्तल दर्पण में रोगियों के नाक, कान, दांत जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, वो तो छोड़ देंगे। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं।
सौर भट्टियों में होता है। क्वेश्चन पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सौर भट्टियों में होता है, सोलर में होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसको थोड़ा आप अपने किताब से देख लीजिए, हमको पढ़ने से कोई फायदा ना है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, आभासी होता है, सीधा होता है ना, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है, ये सब याद रखना है। चलिए इसको भी याद रखना है जो आप लोगों को याद है। अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग इस साइड मिरर के रूप में, तो देखो साइड मिरर के रूप में होता है, क्यों होता है, इसका सारा व्याख्या इसमें है। चलो आगे देखते हैं, ये पढ़ना है आपको। चलिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है, जो कि आपका इस प्रकार है। चलिए उत्तल लेंस, फटाफट रिवीजन है बाबू, सटासट रिवीजन करिए। उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच वाला मोटा होता है, जबकि उत्तल लेंस में क्या होता है, पतला होता है। अगला है उत्तल लेंस का फोकस दूरी वास्तविक होता है, जबकि उत्तल का क्या होता है, वो काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है, विसारित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है, अपसारित करता है। ठीक है, उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में कैसा बनता है, उठता है। उत्तल लेंस को आंख के सामने रख करके सूर्य को देखना क्यों मना होता है, क्या करा, उत्तल लेंस ले लीजिए, वो आंख के सामने रख दीजिए और देखिए, पगलाइए जाइएगा। देखिएगा, जब उत्तल लेंस को आंख के सामने रख करके सूर्य को देखा जाता है तो आंख का होता है, आंख मारता है। देखो बाबू, आंख मारना इशारा, देखो सूर्य को आती ऊष्मा जो होता है ना, वो हमारे आँख के रेटिना पर क्या होता है, फोकसिस हो जाता है, जिससे रेटिना क्षति हो सकता है और हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे बाबू, यही कारण है और कोई बात नहीं है, डायरेक्ट फोकस करता है। आगे पढ़ लीजिए, प्रिज्म क्या होता है, किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। आगे चलो, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र वास्तविक होता है कि आभासी होता है। क्वेश्चन देखिए, सिनेमा हॉल में जाइएगा, फिल्म हॉल, ठीक है, पर्दे पर दिखने वाला जो होता है वो वास्तविक होता है, रियल इमेज जिसको हम लोग बोलते हैं। चलो अगला है, अगला पॉइंट, तारे क्यों टिमटिमाते, पूर्णांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्र तक ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसका भी एक रीजन है। चलिए, हम जानते हैं कि तारे की तुलना में चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, फलस्वरूप तारों का जो प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत होता है बिंदु स्रोत माना जाता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ है अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है, इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणें वायुमंडल तक क्या होती है, घट बढ़ के कारण थोड़ा विचरण मालूम पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के आभासी समय लगभग 4 मिनट का होता है, बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है वो समझिए। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन से मंटू VVI ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के आभासी समय का लगभग 4 मिनट जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है। सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई पड़ता है, फलस्वरूप सूर्य उस समय दिखाई देने लगता है जब वह क्षितिज स्तर से थोड़ा नीचे होता है, जाने से कुछ समय बाद भी तक दिखाई देता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, समय बाद क्या होता है, दिखाई देता है, यही कारण है। ठीक है, सूर्यास्त के बीच समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। चलो, सूर्य अंडाकार दिखाई देता है क्यों, सूर्य अंडाकार क्यों दिखाई देता है, जब सूर्य क्षैतिज स्तर के निकट रहता है तो वह अंडाकार पिंड दिखाई पड़ता है, क्योंकि निचली जो कोर की किरणें होती है वायुमंडल से अधिक परतों से होकर के गुजरना पड़ता है उसको ना, यही कारण है, और वहाँ जो है इसका अपवर्तनांक अधिक हो जाता है। अगला, धुआं हल्का नीला क्यों दिखाई देता है, धुआं हल्का नीला क्यों दिखाई देता है, जब धुआं में राख के सूक्ष्म कण अधिक हो जाते हैं, जब धुआं में राखी मिलावल जाई और ओकरा बाद से उड़ावल जाई तबे न होली होई, बोलो। चलो आगे देखो, सूक्ष्म कण अधिक होते हैं तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह क्या होता है, धुआं जो हल्का नीला दिखाई देने लगता है। आगे चलो, चंद्रमा पर रखे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, क्यों होता है, अंतरिक्ष में उसको चंद्रमा पर खड़ा कर दीजिए, बोलिए कि चल नीचे देख, हम घूर तापत हमें करिया कहे लोग है। आगे देख,
तो क्या होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, और वायुमंडले नहीं होता है तो वायुमंडले नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो जिसके कारण चंद्रमा पर आप खड़ा रहिए, चाहे बैठिए और चाहे उल्टा हो जाइए, हैं, आप चाहे अंतरिक्ष हैं चाहे यात्री हैं, आपको कैसे दिखाई देगा, आकाश जो है काला प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए, आकाश नीला प्रतीत कब काहे होता है। आगे चलिए, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदें तथा धूल कण आदि से क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं बाबू, ये आपको इसमें सबसे सूक्ष्म कण गैसों का अणु होता है जो नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन करता है। यही कारण है कि आकाश का जो है क्या होता है, नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ देते हैं। दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता है। दोपहर को सूर्य जब सिर पर होता है, मुड़ी पर होता है, तब सूर्य के प्रकाश के केंद्र जो क्या होते हैं, वायुमंडल से होकर तय की गई दूरी ए बी न्यूनतम होते हैं, और सूर्य का प्रकाश कोणों से होकर के गुजरता है, इसलिए उसका, मैंने कहने का मतलब यह है कि उसका रंग बदलते रहता है, प्रकीर्णन के कारण ही बदलते रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश की अधिक दूरी पर क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, जिससे का उजला भी दिखाई देता है। ये पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए। दोपहर का समय ये देखिए, अब डायग्राम देखिए, सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय और वायुमंडल सेंटर पॉइंट में होता है दोपहर के समय। प्रिज्म क्या होता है ये पढ़ लिए हैं। विचलन कोण क्या होता है देख लीजिए आप। आगे है कापर्स ना ल्यूटियम किस प्रकार की ग्रंथि होता है, तो कापर्स ल्यूटियम जो है, कापर्स ल्यूटियम की ग्रंथि होती है। अब देखो ये क्या आ गया जी, हमको लग रहा है कि बायोलॉजी है क्या। हाँ चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लो, चलो हटाओ। अगला है स्त्रियों के मूत्र जनन। स्त्रियों लिखा है, स्त्रियों के मूत्र जनन नालिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजुआ से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्राइकोमियासिस कहते हैं। लघु उत्तर ये प्रश्न है। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता बताइए। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या होता है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये सब उन्हीं का है विशेषता। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, पढ़िए। द्विखंडन वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यक्ति क्या होता है, खंडित होकर के दो का निर्माण कर देता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे द्विखंडन के उदाहरण कौन कौन है, इसको पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा ना, ये सब ईस्ट वेस्ट है। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, जबकि बहुखंडन में क्या होता है उसको पढ़ते हैं। बहुखंडन में क्या होता है, जो है अमीबा होता है, प्लेज्मोडियम होता है। चलो अगला देखते हैं। कायिक परिवर्तन क्या होता है, ये तो थोड़ा सा मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पतई ना आदि उससे विलग होकर के परिवर्तित होकर के नया पौधा का निर्माण करती है, उसको हम लोग कायिक परिवर्तन कहते हैं। पुनर्जन्म में क्या होता है देखिएगा, पुनर्जन्म में क्या होता है। पुनर्जन्म इस प्रकार के जन्म में जीवों का शरीर किसी कारण प्राकृतिक एवं कृत्रिम दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास को पूर्ण विकसित नए जीवन में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य जीवन यापन करता है। बीजाणु से जीवों को क्या लाभ होता है, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी का है। अगला क्वेश्चन है, क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जन्म द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब बाबू लैंगिक जन्म की महत्ता क्या है, इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। इसमें जीवों का दो जो है विशिष्ट भाग हो जाता है। लैंगिक जन्म में निषेचन की जरूरत पड़ती है, और इस जनन से उत्पन्न संतान में आनुवांशिक गुणजनकों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यह जनन जो है उच्च कोटि के पौधे जंतुओं में होता है, जिसके जटिल क्या होते हैं, प्रक्रिया होती है। एक प्रारूपी पुष्प के सहायक क्या होते हैं, वो पढ़ लीजिए। अंग में अंतर है, बाह्यपुंज, कायमपुंज, फ्लो। हाँ, स्वपोषी और पर परागण, माने स्वपरागण और परपरागण में अंतर पूछेगा, इसको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं।
स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या होता है? जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या उस पौधे के अन्य वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्व कहते हैं, स्वपरागण। परपरागण क्या होता है? जब एक ही पुष्प के परागण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? अलैंगिक जनन की तुलना में जो है लैंगिक से क्या लाभ होता है उसको देखिएगा। संतानें ठीक अपने जनकों के समान होता है, मानव के जैसे होता है ना, वही अपने जैसे समान होगा। जबकि लैंगिक में क्या होता है? उत्पन्न संतान में भिन्नता होती है। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से तो आप वही समझते हैं जो हम समझते हैं, और हम वही समझते हैं जो आप समझते हैं। ये तो क्वेश्चन पूछने वाली नहीं है। चलिए, जब पौधे जो होते हैं ना, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको बोलते हैं, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O और रिएक्शन कराइए। ऊपर रहेगा सूर्य का प्रकाश से क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये तो लोग को तो याद है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? उसका नाम बताइए। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। पहला है पेरोडेटिक, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, तीसरा होता है सबलिंगुअल। ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका, लाल श्वेत रक्त कोशिका किस प्रकार भिन्न होता है? WBC और RBC में अंतर। ये क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। WBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन अणु नहीं पाया जाता है जिसके कारण वह रंगहीन होता है। जिसमें रंग न होता है उसको रंगहीन बोलते हैं, तो WBC रंगहीन होता है। जबकि RBC में हीमोग्लोबिन अणु पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू हमार जहन हमार। चलो, 600/1 का अनुपात होता है। कितना का होता है? 600/1 अनुपात का होता है। इसको याद रखिए कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 600/1 होता है। रक्त पटिकाणु का क्या महत्व है? रक्त पटिकाणु का महत्व है, रक्त पटिकाणु को विषाणु या फिर क्या कहते हैं? थ्रोबोसाइट्स कहते हैं, जो रक्त को थक्का बना देने में मदद करता है। धमनी और सीरा, मस्ट भी एक क्वेश्चन, रट्टा मार लो, यही क्वेश्चन आएंगे। धमनी और सीरा में अंतर बताइए। धमनी और सीरा में अंतर इस प्रकार है। धमनियाँ शुद्ध या फिर ऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है? हृदय से बाहर विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, कि विभिन्न भागों में ले जाता है। जबकि 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 धमनी, आगे चलते हैं, धमनी की दीवारें मोटी होती है ना। चलो हटाओ, अपवाद में पढ़िएगा। फुंफुंस, धमनी और अपवाद है। कर फुंफुंस, धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध या फिर विऑक्सीजनित जो है रक्त क्या करता है? रक्त को फेफड़े के से क्या करता है? हृदय में ले जाता है। जबकि सीरा, अब सीरा के बारे में पढ़िए। सीरा शुद्ध या फिर विऑक्सित जनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है, परंतु फुंफुन सीराएं अपवाद है जो शुद्ध या फिर ऑक्सीजनित जो है रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाता है। सीरा की दीवारें धमनी की अपेक्षा पतली होती है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि सीरा की जो दीवार होती है धमनी की अपेक्षा पतली होती है कि मोटी होती है? तो पतली होती है। रक्त के द्विगुण, इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दीर्घ उत्तरीय, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम जो है फ्लोएम में अंतर, इसकी विशेषता यह इसकी जाइलम जो है मृत होता है और फ्लोएम जीवित होता है। यह एक घुलनशील होता है और यह जो क्या होता है? खाद्य पदार्थों का रूपांतरण है। ये आपको पढ़ने हैं, याद करना है, यही प्रश्न आएंगे। चलो, अगला है, पौधों के गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किस प्रकार से होता है? तो वात रंध्र के द्वारा होता है। बबूल के पौधे को निकालने वाला जो गोंद होता है ना, बबूल में क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं? चपा उपापचयी प्रक्रिया जो होता है वही होता है, चपापचयी लिखा हो गया है। उत्सर्जन पदार्थ से आप क्या समझते हैं? हाँ, इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पूछेगा, देखिएगा। उत्सर्जित पदार्थ से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम बहुत कम है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उत्सर्जन की परिभाषा दें, खटाखट उत्तर। चलिए,
मानव मूत्र के अवयव के बारे में बताइए। मानव बनावट जो होता है, जल 96% होता है, यूरिया 2% होता है तथा अन्य परसेंट 2% होता है। इसको नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जल 96%, यूरिया 2% तथा अन्य जो है 2% होता है। चलिए, फिल्ट्रेशन से नहीं पूछने की संभावना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ब्रिक के कार्यों को बताना है, पढ़िए। इसका मुख्य कार्य उत्सर्जन और मूत्र निर्माण होता है, जो 3 चरणों में करता है। जो 3 चरण का है, फिल्ट्रेशन पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा भी हो गया। चलो, पौधे अपना उत्सर्जीय भी जो है, और छोड़िए इसको। कृत्रिम ब्रिक क्या होता है उसको पढ़िए। कृत्रिम ब्रिक क्या होता है? ब्रिक क्षतिग्रस्त होने पर एक ऐसी अति विकसित मशीन डायलिसिस से ब्रिक कार्य संपादित कराया जाता है, जिसे कृत्रिम ब्रिक कहते हैं। कार्य होता है, डायलिसिस मशीन में एक डायलाइजर टंकी होता है, जिसे हम लोग डायलिसिस क्या कहते हैं, फ्लूइड जैसा तरल पदार्थ जो है क्या भरा होता है। टंकी जैसे, टंकी में सेलफोन से बनी होती है। बेलनाकार रचना होती है, जो आंशिक रूप से परागमय झिल्ली का होती है। इसको पढ़ लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जीन कोश क्या होता है? किसी भी जाति विशेष के एक समिष्ट या फिर आबादी के स्थित समस्त जीव, उसको जीन को अनुवांशिक से आप क्या समझते हैं, पढ़िए। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रत्येक जीवन में बहुत से ऐसे गुण होते हैं ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता, अपने माई बाप अर्थात जनको जैसे होते हैं, उसको ही बोलते हैं अनुवांशिक। चलो हटाओ, जाति भाव पढ़ लो। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति। कह रहा है कि जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तर बताइए। तो जगत, उपजगत, फ्लेम और डिपोजल। उसी तरह से वर्ग के बाद गुण, गुण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। समजात अंग का उदाहरण बताना है, तो ये पढ़ना होगा। समजात, भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एकदम समान होते हैं, परंतु अपने वातावरण के अनुसार वे भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। ऐसे अंग को ही हम समजात कहते हैं। जबकि असमजात क्या होता है? जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो रचना और उत्पत्ति या फिर उद्भव के दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु वे एक प्रकार के क्या होते हैं, कार्य करते हैं, एक प्रकार के कार्य करता है। ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं? वही कहते हैं लिंक क्रोमोसोम। किसे कहते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैव विकास क्या है? ये लैब वाच के बारे में है, आप पढ़ते रहिएगा। पढ़ देते हैं 2 मिनट। चलिए, पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में जाने वाला सरल प्राणियों की स्थिति जो है वातावरण के अनुसार होने लगा, परिवर्तन होने लगा। चलिए, इसके फ्रांसीसी ये है ना, 1800 इतना में लिखा गया है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उपयोग अधिक होता है। चलिए 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 चलिए, डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, वीडियो रुकाइए, समय कम है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस करके आने हैं। पोषीय स्तर क्या है, एकदम आराम से पढ़िए। आहार जल का निर्माण कैसे होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक ही बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एक भी छूटे ना, बस इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा रुका के। उपभोक्ता और उपभोक्ता में अंतर बताना है, ये क्वेश्चन पूछने का संभावना है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर। चलिए चलिए चलिए, ऊपर चलिए। जैव आवर्धन किसे कहते हैं, पढ़िए। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा का उत्तरोत्तर पोषीय स्तर में ना वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। जो मस्ट होगा वो खुद हम पढ़ लेंगे। कूड़ा, कचरा का प्रबंध कैसे किया जाता है, ये तो निकाल दीजिएगा, कचरा का प्रबंध कैसे होता है। उसी में कहा है, कचरा में कहा है। हाँ, ओजोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हम भी पढ़ेंगे। गाड़ी फल आया घर से कचरा निकाल। ओजोन परत, ओजोन वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच ऑक्सीकृत होता है और 3 परमाणुओं से बना होता है, जिसके हम ओजोन कहते हैं, O3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन स्तर में अवक्षय होने से हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें से त्वचा कैंसर तथा मोतियाबिंद जैसे बीमारी होता है। अगर किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? वही होगा जो देख रहा है। अगर किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसका संतुलन बिगड़ जाएगा।
ना। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे हेडिंग डाल डाल कर लिखिएगा जैसे हमने आपको दिखा है, उष्मा क्षेपी और उष्मा जो भी है ये आएगा तो आएगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। उष्मा ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, ये रिएक्शन हुआ और ये उष्मा क्षेपी हो गया, आप उतारिए। ठीक है, चलिए। ऑक्सीकरण क्या होता है पढ़ लीजिए। अवकरण क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। भस्म किसे कहते हैं। अम्ल के गुण देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू, संतरा, कच्चा अंगूर, करियका नहीं, हरिहरगो पर काम चल जाएगा। और देखो अम्ल विषैले भी होते हैं जैसे कार्बोनेट अम्ल होता है, फिनाइल जिसको बोलते हैं, फिनाइली की गोली। कुछ अम्ल तीव्र नाशक होते हैं, संचारक होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी का H2SO4 का सूत्र होता है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। नीले लिटमस पत्र को क्या होता है ये पढ़ना है। नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल भस्म से भी क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अगला देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसको पढ़ लीजिए। भस्म के गुण देखिए, भस्म स्वाद में कड़वा होता है, कुछ भस्म विषैले होते हैं, हानिकारक होते हैं। चूना पत्थर दे लाल लिटमस पत्र को भस्म क्या कर देता है तो नीला कर देता है। कुछ भस्म तीव्रनाशक होते हैं, NOH, KOH, चमड़े को जला देते हैं। भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, लवण जल बनाता है। चलिए, ये क्या हो रहा है जी। अगला क्वेश्चन है जीवन शक्ति का सिद्धांत। जो हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता ही है जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। ऑफलाइन के बच्चों देखो ध्यान से कैसे बोले थे जीवन शक्ति का सिद्धांत पढ़ना। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक था, उसने किया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने किया था तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक था, उसने किया था। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो हम पढ़ देते हैं उल्टा पुल्टा करके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। बर्जीलियस जो किसने किया था तो बर्जीलियस ने किया था। और इसके सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, और जो है इसको केवल जीव जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है, और यह कार्बनिक यौगिक केवल सजीव स्रोतों से ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन जीवन शक्ति के सिद्धांत की अवधारणा के अंत में वोहलर ने इसका अंत कर दिया। उसने क्या किया, एक प्रयोगशाला में गर्म किया, कौची गर्म किया बाबू, कौची गर्म किया है, तो इसका नाम बताइए। अमोनियम साइनाइड को गर्म किया और गर्म करने के बाद यूरिया बना दिया। ठीक है, चलिए इतना सब कुछ समझ में आता ही है। ये क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं प्यार हो रहा है, जैसे भी हो रहा है। ओ माय गॉड, उल्टा हो गया क्या। चलिए आ गया, अब आ जाइए अपने टॉपिक पे। उसके बाद से क्या हुआ था, कोल्बन एसिटिक अम्ल तथा बोरथन मेथन का संश्लेषण किया। उसके बाद लेबोजियस सेबोजियस जो काम किया उस सब का डाटा है इसमें। अब आते हैं आवर्त सारणी, इसको तो पढ़ा देंगे पूरा बढ़िया से। चलिए आवर्त सारणी में आप आइएगा तो आवर्त सारणी का इतिहास हमने सब ऑफलाइन बच्चों को लिखवाया था, फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला पढ़ना था डोबेरेनर का तिर्यक नियम। क्वेश्चन पूछेगा कि तिर्यक नियम किसने दिया तो डोबेरेनर दिया। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसने दिया तो न्यूलैंड्स ने दिया। मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी का गठन सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी का, मोसले ने किसका किया था, आधुनिक आवर्त सारणी का, इसमें आधुनिक जोड़िएगा। ये आधुनिक आवर्त सारणी गठन किसने किया, मोसले ने किया। अगला पॉइंट क्वेश्चन कैसे पूछेगा बता देते हैं सर। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है डोबेरेनर का जो है ट्रायड नियम दिया था परमाणु के भार के। देखो अब ध्यान से देखना कि ये जो है अष्टक नियम, परमाणु भार, ये जो है ना, ये सब के सब जो है परमाणु भार पर सजाया था। डोबेरेनर कब दिया था 1829 में, न्यूलैंड्स ने 1863 में, मेंडलीफ ने 1869 में, मोसले ने कब 1913 में दिया था। और मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। ठीक है, किसको, पीरियडिक टेबल को। और एक और बात क्या ध्यान देना है इसमें कि ये जो डोबेरेनर जो था और न्यूलैंड्स था, इस समय पीरियडिक टेबल का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, मेंडलीफ जो है आवर्त पीरियडिक टेबल का खोज किया था, उसके बाद से मोसले ने उसको बढ़िया से ठीक ठाक कर दिया, सरिया दिया था। किस विज्ञान, अगला देखो। चलो ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं ट्रायड रूल। डोबेरेनर का तिर्यक नियम, जर्मन के वैज्ञानिक थे, इनका जन्म देख लीजिए 1780 में, मृत्यु 1849 में। तिर्यक नियम का खोज किया था 1829 में,
1829 में उन्होंने 3 ग्रुपों को तत्वों को एक में रखा था। देखिएगा 3 ग्रुप और 9 तत्वों का हो सके। इसके अनुसार बीच वाला जो है, इन्होंने कहा था कि बीच वाला, देखो ध्यान से, हमने आपको ये फटाफट समझाया था। न्यूट्रॉन, ये पहला का दूसरा का, ये दोनों का निकालिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने के बाद अगर बीच में आ गया तो यही होता है त्रिएक नियम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तीसरा था। डोबिनिना ने प्लेटिनम उत्प्रेरक की पहली बार खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्प्रेरक का खोज किसने किया था, तो पहली बार डोबिनिना ने किया था। डोबिनिना का अवगुण क्या क्या था, आगे चलते हैं देखिएगा। उसने क्या किया था, उसका क्या गुण था, इन्होंने कुछ तत्वों को ही सजाया था, बाद में जो ट्रायड खोजे गए थे उस पर फिट नहीं हुए। एकदम ऑफलाइन के लिए एकदम रामबाण है। रामबाण क्या कहो, संजीवनी बूटी कहो ना। डोबिनिनर जो उन समय ज्ञात तत्वों को क्या पहचाना था, जितना पहचाना था उसने तीन नाम दिया था, 3 त्रिक 9 तत्व। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, ट्रायड नियम दिया था। अब आते हैं न्यूलैंड्स की सजावट। चलिए, सारे गामा पाधानी से सजाया था, कौन से था, न्यूलैंड सचा। तो लोग को जो कहना है कह। सारे गामा पाधानी सा पर 6 तत्वों को सजाया था। पहले तत्व का गुण जो 8वां तत्व से मिलता है, किसमें, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी न्यूलैंड्स में ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। कितना थी, 56 थी। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। इसकी खोज जो है किसने किया था, न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने 1863 में किया था। ये जन्म, ये कहाँ के रहने वाला था, इंग्लैंड के रहने वाला था। न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड जो है इंग्लैंड का रहने वाला था। इसके समय तत्वों की संख्या 56 थी। इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान का बढ़ते हुए पर सजाया था। किसने, न्यूलैंड्स ने बढ़ते हुए आधार पर सजाया था। इसमें 8 तत्वों का गुण पहले तत्व के गुण के समान है। इसकी सजावट का अंत थोरियम पर समाप्त हो जाता है। इसकी सजावट जो है क्या, थोरियम पर समाप्त हो जाता है। हाइड्रोजन फ्लोरीन की सांद्रता 1 होती है। चलिए अगले देखिए, न्यूलैंड्स की तालिका में कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के साथ रखा गया। आयरन का गुण जो है कोबाल्ट से मिलता है, लेकिन उसको बहुत दूर रख दिया छुट्टा। न्यूलैंड्स की तालिका जो है थोरियम तक समाप्त हो जाती है। न्यूलैंड्स की तालिका जो होती है थोरियम तक समाप्त हो जाती है। अगला है न्यूलैंड्स का अवगुण क्या था, ये एकदम आराम से लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करके जाइए। इन्होंने कैल्शियम तक की तत्वों को अपने सिद्धांतों से सजाया था ना। न्यूलैंड्स के समय केवल 56 तत्वों को खोजा गया था। द्रव्यमान को इन्होंने एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान वाले को रख दिया था। अक्रिय गैस उस समय तक नहीं खोजे गए थे, या कैल्शियम तक ही मांगे हुआ ना। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो कैल्शियम तक मान्य हुआ, थोरियम पर समाप्त हो गया। न्यूलैंड्स की तालिका में हैलोजन को कहाँ रखा गया था, तो कॉपर और निकल के साथ रखा गया था। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के होगा, तो न्यूलैंड ने खोजा था। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। मोसले के समय 114 थी। न्यूलैंड्स ने नियम क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था। अगला पॉइंट देखिए, दमित्र मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आगे पढ़ते हैं। इसकी खोज दमित्र मेंडलीफ ने कब किया था, 1869 में किया था। 1872 में, चलो 1872, अलार्म हो गया मेरा उठने का टाइम, मैया वाला गीत बजता, ठीक है। 1872 में मेंडलीफ की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में छपी। जब एक काम शुरू किया गया था तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को बनाया था। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ के समय 63, अष्टक के समय, न्यूलैंड्स के समय 56। एकदम आराम से रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बनाना ही बनाना है बाबू। चलो वीडियो को अंत तक जरूर देखो, वीडियो छोड़ के बीच में भाग जाओगे तो पछताओगे। 1 घंटा का वीडियो है, क्या दिक्कत है ना, 7 बजे तक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों पर संबंध स्थापित किया, यानी परमाणु। इस तरह से शॉर्टकट रिवीजन, ऐसे जैसे तुम सोचो कि हम नहीं तुम पढ़ रहे हो। इन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में बताया था। इन्होंने आवर्त और क्षैतिज कतारों को सारे इसकी जीवन में बताया था। वर्ग क्या होता है, उदग्र क्या होता है, ये सब बताया था। सारे उपलब्ध तत्वों को सजाया था, कुछ खाली स्थानों को भी छोड़ा था। जब जब इन्होंने, इसका एक गुण था, ये जो है मेंडलीफ जी का गुण था, इन्होंने भविष्यवाणी करके अगले तत्व के लिए जगह छोड़ दिया था। जब अक्रिय गैस की जो खोज हुई थी तो उसे जो बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए हुए डिस्टर्ब किए आगे उन्होंने क्या किया, बढ़ाया। इसके बाद स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम के बाद को भी शामिल इन्होंने कर दिया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीफ के बारे में। चलिए सोचिए, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीफ के अवगुण क्या है, तो हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है
और इसका 3 गो संभारिक हो गया था, इस कारण घबरा गया बेचारा। समस्थानिक 3 गो होता है, अलग अलग मांगने लगा, हाइड्रोजन 1 2 3 मांगने लगा जो नहीं दे पाया। अब उसके बाद से इसके जो है थोड़ा सा थ्योरी गलती हो गया। अब मोसले जाते हैं और मोसले ने बढ़ते हुए आधार पर सजाया था, बढ़ते हुए पोर्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है, चलिए मोसले की आवर्त सारणी होता है, तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन परमाणु संख्या पर सजाए थे, लेकिन बढ़ते हुए पोर्ट्रॉन पर, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर सजाए थे। ठीक है, चलिए आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चलिए पढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए आवर्त सारणी के गुण देखिए। आवर्त की संख्या 7 होती है। आवर्त जो हो कितने होते हैं? 7 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 18 होंगे तब आवर्त जब 7 होते हैं तो। चलिए आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु के आधार पर होता है। चलिए आवर्त निकालने की विधि को भी पढ़ना था। चलो कक्षा के LMNO होता है, PQ कक्षा SPDF होता है, इसको 2 8 18 लिखते हैं। ये भी हो गया था रिवीजन। रिवीजन इज डिवीजन। एस उप कक्षा और महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या S होता है 2, P होता है 2, ये सब होता है 2 छोड़, ये आप तो पता ही है। चलो आगे चलते हैं। ऊर्जा स्तर है ये 1s2 2s2 जैसे होता है ना, उसका ये है। 2 8 18 लिखा, लिखो नहीं रे बाबू, सीखो। हमने कहा लिखो नहीं, सीखो। मैग्नीशियम का टुकड़ा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्गीकरण कैसे निकलता है, वो सारा चीज़ इसमें है। देखो जो सोडियम है 2 8 1, तो कक्षा की संख्या 3 हो गया। कक्षा की इसको एक बार फिर से समझाते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। देखो ध्यान से, हमने कहा सोडियम को तूरेगा, उसका इलेक्ट्रॉन 2 8 रहेगा ना। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 1 2 3, कक्षा संख्या 3। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में होता है, इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, हमने आपसे ये कहा बाबू, ये जो होता है ये कक्षा 1 2 3 4 ये कक्षा की संख्या होगा। ये जो होता है ना, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, इसको जोड़ देगा तो को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो ठीक है, उसी तरह से वर्ग उपवर्ग ऐसे बात करेगा कि वर्ग क्या है उपवर्ग क्या है। देखिएगा फर्स्ट ये को जो है वर्ग है और बी जो है ये क्या है उपवर्ग है। SP रहेगा तो DBM रहेगा तो B ग्रुप में जाता है, ये सबको याद है। संयोजी इलेक्ट्रॉन फटाफट देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल जाता है। चलिए एकदम आराम से, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, एकदम आराम से पढ़ना है। चलिए खत्म हो गया, और थोड़ा सा लाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक आपसे बात बताना है। ये जो एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, अल्कोहल होता है, ईथर होता है, इसका जो सीरीज आपको किताब में दिया हुआ है उसको देख लीजिए एक बार, फटाफट देख लीजिए। वहाँ से 2 नंबर या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। ईथर का क्या होता है, वो ये होता है। ऐसे ही कुछ पूछेगा आपसे, ठीक ना, इसको थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद से एक और टॉपिक छूट रहा है, उसको अभी आप रिवाइज करके जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो आप जो है, आप वीडियो लास्ट तक देखे हो तो इसको जो है इस नंबर पे अपनी समस्या का समाधान दे सकते हो। क्या हालचाल, एग्ज़ाम कैसा चल रहा है? 88 630 798 18। आपका एग्ज़ाम कैसे बीत रहा है मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग नहीं बताते हो, अच्छी बात नहीं है। चलिए फिलहाल देखते हैं, तब तक के लिए अपना एग्ज़ाम जाइए। गुड लक, थैंक यू सो मच, ओके बाय। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, आपका परीक्षा बहुत बढ़िया जाए ना, एक भी क्वेश्चन से नहीं छोड़ रहा है। तथास्तु बालक, ओके बाय।